रूस यूक्रेन युद्ध, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस गए, सत्ता गंवानी पड़ी। ब्रिटेन की राजनीति में भी हलचल है, वहां के प्रधानमंत्री भी हटेंगे। इधर कल जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। अंतरराष्ट्रीय जगत में इन पूरे जो घटनाक्रम है, इसके क्या है मायने और इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव। आप जानते हैं, लगातार अम्बेडकरनामा पर बोलते रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ये खास तौर पे दिलचस्पी लेते हैं और उस पर ज्यादा पढ़ते लिखते शोध करते रहते हैं। इसलिए आज हमने आग्रह किया कि जो लगातार घटनाक्रम चल रहा है पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में, उसके क्या मायने हैं, जरा हमें और हमारे दोस्तों को अम्बेडकरनामा पर समझाया जाए। स्वागत है संजीव जी अम्बेडकरनामा में। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये क्या कैसे चल रहा है? लगातार हम लोग रूस यूक्रेन युद्ध पर पहले हम लोगों ने बातचीत की थी। ये कल जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। जब भाषण दे रहे थे तो पब्लिक प्लेस में एक नौजवान, एक सुनते हैं वो पूर्व सैनिक है, वो आकर गोली चलाता है और हत्या कर देता है। क्या मायने हैं सर? देखिए, इस हत्या जो शिंजो अबे की जो हत्या हुई है, इस पे अभी दुनिया की तमाम एजेंसियों ने नजर रख रखा है कि आखिर एक 41 साल के नौजवान जो नेशनल डिफेंस फोर्स का पहले मेंबर रह चुका है, नेशनल जो नेवी जो पार्ट है नेशनल डिफेंस फोर्स, जो नेवी का वो मेंबर रह चुका है, और उसने देसी, अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें देसी हथियार खुद ही बना के, खुद ही उसमें जो गोलियों को खुद ही निर्माण करके उसने फायरिंग करी है। और क्यों करी है? जापान में चूंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर घटना है, जापान में इस तरह की घटनाएं होती नहीं है। पहले 1960 के दशक में एक सोशलिस्ट लीडर पे गोली चली थी, फिर उसके बाद 2006-7 में भी वहां पे गोली किसी लीडर को मारी गई थी। लेकिन एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से हत्या, ये बड़ी सोचनीय है। और ये चूंकि इस पे कई तरह के, देखिए इस समय जितने भी जियोपॉलिटिकल घटनाएं हैं उसमें एक तो सीधा कारण सामने दिखता है, जैसे उस लड़के ने कहा, पुलिस इंट्रोगेशन में शुरू में कहा है कि हम शिंजो अबे की नीतियों से खुश नहीं थे, और क्या अभी बातें आएगी, लेकिन जो प्रारंभिक जो बात सामने आई है कि उनका यही कहना है कि वो शिंजो अबे की नीतियों से खुश नहीं थे। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हर जगह चलती होती है कि उसके पीछे कौन सी दुनिया की एजेंसी लगी हुई है, कौन सी एजेंसियों का क्या इंटरेस्ट है। देखिए, शिंजो अबे उन प्रधानमंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने जापान की जो जियोपॉलिटिक्स है एशिया पैसिफिक में काफी स्ट्रॉन्ग करी थी, और चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग जो ग्रुपिंग हुई है क्वाड का, जिसको बोलते हैं, जिसमें अमेरिका है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो उसके मुख्य और प्रिंसिपल आर्किटेक्ट आबे ही थे, शिंजो आबे थे। और निश्चित रूप से इसी ढंग से उन्होंने चाइना को एक चुनौती देने की कोशिश करी थी एशिया पैसिफिक में। और जैसे ही शिंजो आबे की हत्या हुई, चाइना के जो सोशल मीडिया है, चाइना का जो अपना इंडिजिनस सोशल मीडिया है, वहां पे काफी खुशियां जताई गई शिंजो आबे की मौत पे। बहुत ज्यादा मतलब कि हर्ष का माहौल था। और दूसरा ये कि जो चाइना का विदेश मंत्रालय, चाइना का जो आधिकारिक बयान था, वो बड़ा संभल के आ रहा था। हालांकि जापान में कोविड के बाद आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है और शिंजो अबे एक राइट ग्रुप लीडर, राइट विंग लीडर माने जाते हैं। वहां पे महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और आर्थिक स्थिति को लेकर वहां पे लगातार ये भी बात हो रहा है कि चाइना को थ्रेट है, तो आर्मामेंट और डिफेंस का जो बजट है उसको बढ़ाया जाए। तो बजट बढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक है कि उसके लिए रिसोर्स चाहिए, तो आप टैक्स बढ़ाएंगे। तो तमाम इंटरनल एक कंट्राडिक्शन है जापान की इकोनॉमी को लेकर भी फिलहाल आफ्टर कोविड। इस बीच एक खबर ये भी बीच में आ रही है कि 2014-15 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जापान के टॉप लीडरशिप पे सर्वेलेंस लगाया था, जिसमें शिंजो आबे भी खुद भी थे। जापान के कुछ बड़े कॉरपोरेशंस थे, कंपनियां थी,
जापान के टॉप लीडर्स थे और उनकी जासूसी की जा रही थी, और ये विकीलीक्स में खुलासा इसका हुआ था। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन जो एक एजेंसियों का जो जापान के अंदर रोल है उस वो भी चर्चा में इस समय है कि शिंजो अबे की हत्या कोई बहुत, जितना हमें लग रहा है कि एक 41 साल की युवा ने मार दिया, तो उसके पीछे की बहुत सिंपल कोई बात होगी, ऐसा अभी है नहीं। और ये कुछ दिनों के बाद जांच में आएगी ये बात सारी, क्योंकि एक हत्या तब हो रही है जब यूक्रेन और रूस के बीच बहुत तानातानी है। एशिया पैसिफिक में चीन बहुत ज्यादा अमेरिकन पॉलिसियों के सामने सख्ती से खड़ा हो गया है या नई ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो उस बीच जो क्वाड के जो मेन आर्किटेक्ट है उनका मर्डर जो है ये बहुत सामान्य घटना नहीं मानी जा रही है। और अभी हालांकि ये मैं बाद में चर्चा करूंगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि श्रीलंका के अंदर जो है राष्ट्रपति भवन पे जनता ने कब्जा कर लिया है, प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, और प्रेसिडेंट जो है वो राष्ट्रपति भवन छोड़ के भाग गए, वो है नहीं। वहां भी महंगाई और तमाम चीजों को लेकर, तो ये पूरी की पूरी जो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो अजीब सा माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। उसी अफरा तफरी के माहौल में ब्रिटेन के राष्ट्रपति का, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ है 2 दिन पहले। वो भी एक दक्षिणपंथी नेता है, राइटिस्ट हैं। शिंजो अबे भी दक्षिणपंथी थे। तो कहीं ना कहीं जो दुनिया भर में जो एक नई ग्रुपिंग हो रही है, जिसको हम लोग कहने को कम्युनिस्ट कह सकते हैं, कम्युनिस्ट तो है नहीं हो, चाहे वो पुतिन हो चाहे जिनपिंग हो, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कहते हैं लोग लेकिन वो पूरा वो भी ऑटोक्रेटिक है। जैसे दुनिया के तमाम ऑटोक्रेट्स दुनिया को अपने अपने देश को चलाते हैं, वैसे ही पुतिन भी है, जिनपिंग भी है। तो ये सारे घटनाक्रम को, इन सारी चीजों से भी दुनिया जोड़ के देख रही है कि आखिर इसके पीछे क्या गेम चल रहा है। जी, तो आपने पढ़ा होगा कल से जो मामला चल रहा है, दोनों घटनाएं एक साथ घट रही है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो कि राइट विंग के थे, और जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान थे वो भी राइट विंग के थे। एक की हत्या हो गई है, एक प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है। किस किस तरह के अनरेस्ट और भारत के साथ रिश्तों पे क्या प्रभाव पड़े, क्योंकि भारत में भी राइट विंग अभी सत्ता में। देखिए, भारत की जो अभी डिप्लोमेसी है ना, भारत की डिप्लोमेसी ये है कि भारत में बेशक राइट विंग पावर में है, लेकिन भारत अभी बैलेंस डिप्लोमेसी में चल रहा है कि रशिया से भी रिलेशंस खराब नहीं हुए हैं, और रशिया के जो सस्ता तेल है हम खरीद रहे हैं तमाम अमेरिकन प्रेशर के बावजूद। और भारत के बहुत ही अच्छे संबंध है और इक्वेशंस ब्रिटेन के साथ से, और बोरिस जॉनसन के साथ नरेंद्र मोदी जी के बड़े अच्छे ही संबंध माने गए हैं। और शिंजो अबे के साथ भी बड़े अच्छे संबंध थे, और शिंजो अबे तो देखिए बनारस तक गए थे उनके साथ। तो निश्चित रूप से जो हमारी जो पॉलिटिकल ग्रुप जो देश में शासन कर रहा है, उसके लिए अगर उनके दृष्टिकोण से देखें तो बोरिस जॉनसन का जाना एक नुकसान है, शिंजो अबे की डेथ भी एक नुकसान है। लेकिन चूंकि अभी वहां पे ब्रिटेन के अंदर जो नया ग्रुप जो है वो दरअसल वो पार्टी पावर से नहीं गई है, जो दक्षिणपंथी पार्टी जो ग्रुप है, प्राइम मिनिस्टर तो उसी पार्टी से आएगा। सवाल यह है कि आखिर इस बात पे डिस्कशन हो रहा है कि बोरिस जॉनसन को एकाएक पावर लूज क्यों करना पड़ा। देखिए, बोरिस जॉनसन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं। एक तो ब्रिटेन की इकोनॉमी क्राइसिस में है, ब्रिटेन में महंगाई कभी डिस्कशन का विषय नहीं रहा, लेकिन इस बार अभी महंगाई बहुत डिस्कशन का विषय है। 9% जो है वहां महंगाई दर है, बेरोजगारी बढ़ी है। लोग वहां जो ब्रिटेन में, मैंने कुछ लोगों से बात करी जो पंजाब के लोग वहां हैं, अपनी अच्छी पोजीशन में हैं, उनका कहना है कि मॉल खाली पड़े हैं, लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है, और लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, नौकरियां मिल नहीं रही लोगों को। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, और बोरिस जॉनसन उससे निपटने में सक्षम नहीं थे। इस बीच बोरिस जॉनसन ने एक बहुत बड़ी गलती करी कि रूस यूक्रेन के जो वार में वो एक पार्टी बन के खड़े हो गए, और वो पार्टी बन के खड़े हो गए। इवन की उन्होंने यूक्रेन की जो कीव तक गए, जेलेंस्की के साथ वहां देखे गए, उन्होंने पुतिन को बहुत चैलेंज किया, और दोनों पर्सनल अटैक पे आ गए। पुतिन के बॉडी का मजाक, पुतिन के ड्रेसअप और बॉडी का मजाक जॉनसन ने उड़ाया, और बोरिस जॉनसन का मजाक पुतिन ने, व्यक्तिगत जो एक मजाक होता है वो उड़ाया गया। और उसी बीच बोरिस जॉनसन के खिलाफ उनकी पार्टी भी रिवोल्ट हो जाता है। तो एक इंटरनल फैक्टर है। देखिए, जो तेल इकोनॉमी है उससे ब्रिटेन को नुकसान हुआ है कि ब्रिटेन भी तेल का एक बड़ा इंपोर्टर है, और इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल महंगा हुआ और $120 $130 पर बैरल गया,
तो उसका सीधा नुकसान ब्रिटेन को हुआ, ब्रिटेन में महंगाई उससे बढ़ी। लेकिन एक दूसरा जो एक अंदर खाते की बात है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी में रशिया के 2 नंबर के पैसे बहुत ज्यादा है। एक एस्टिमेटेड की $100 बिलियन से ज्यादा जो रशिया के जो 2 नंबर के पैसे हैं, जो टैक्स हेवंस के थ्रू मॉस्को से ट्रेवल लंदन की तरफ हुआ है, लंदन के बैंकों में है, लंदन में उनका इन्वेस्टमेंट है, लंदन में रियल एस्टेट में उनका कारोबार है और तमाम कारोबार लंदन की कंपनियों में है। तो जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फिल्ट्रेशन है। वो रशियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो रशियंस इस स्थिति में है कि वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ब्राइब भी कर सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के में जो पार्टियां भागीदार है उनको प्रभावित भी कर सकते हैं। तो एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो पुतिन के नजदीकी जो कॉर्पोरेट्स हैं, रशियन कॉर्पोरेट्स, जिनके काफी 2 नंबर के पैसे, यहां तक कहा जाता है कि रशिया का टोटल इकोनॉमी का 50% जो है उसका इन्वेस्टमेंट ब्रिटेन और कुछ यूरोपियन देशों में है। तो ऑटोमेटिक है कि वो सारे पुतिन के नजदीकी मित्र हैं। तो वो कहीं ना कहीं उनका रोल भी बताया जा सकता है कि उन्होंने टोरी ग्रुप और जो जॉनसन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच उनकी घुसपैठ रही हो और जॉनसन को उन्होंने विदाई करा दी हो। जैसे इमरान खान की विदाई कहा जाता है, इमरान खान ने ब्लेम किया कि मैं रशिया गया तो अमेरिकन लॉबी ने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तोड़ लिया, नवाज शरीफ और इन सारों को इकट्ठा करवा दिया, इमरान खान को खिलाफ नवाज शरीफ, बिलावल जरदारी, सारे ग्रुप जितने पाकिस्तान के सब तमाम पोजीशन इकट्ठा होकर इमरान खान की कुर्सी लेकर बैठ गए। तो ये कहीं उसका जस्ट उल्टा नजर आ रहा है कि कहीं रशियन ग्रुप ने वहां खेल तो नहीं किया, क्योंकि बोरिस जॉनसन बहुत ही एग्रेसिव थे रशिया के मामले में यूक्रेन को लेकर। तो कहीं जो रशियन जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो मालिक हैं, जो रशिया पुतिन के जो नजदीकी हैं, क्या उन्होंने ब्रिटिश, देखिए इसमें कोई से नहीं है कि 2017 से वहां डिस्कशन चल रहा है कि रशिया का जो 2 नंबर का जो पैसा, या कह सकते हैं कि रशियन जो ब्लैक मनी है या 2 नंबर का पैसा जो टैक्स हेवेंस के थ्रू रशिया में रूट हुआ, इंग्लैंड में रूट हुआ है, वो बहुत वहां पे प्रभाव किया हुआ है। उस पर इवन की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जांच कमेटी भी बताई थी और उस पर जांच कमेटी में चीजें पाई गई थी। उनका इन्फिल्ट्रेशन ब्रिटिश डेमोक्रेसी में खासा हो चुका है। अब बाकी देखिए दुनिया के तमाम देश में नेता बिकाऊ होते हैं, भारत ही अकेला बिकाऊ देश नहीं है, पाकिस्तान ही अकेला बिकाऊ देश नहीं है, बड़े बड़े अमीर मुल्कों के भी सांसद बिकते हैं, पैसे के बल पे बिकते हैं। तो ये भी एक आशंका है कि ये बोरिस जॉनसन की विदाई पे ये कहीं ना कहीं रशियन गेम भी हो सकता है और अमेरिका, और उसके बाद पुतिन बहुत सेलिब्रेशन मूड में है, वो लगातार अटैक पे अटैक कर रहे हैं बोरिस जॉनसन पे, और इवन की वो कई यूरोपियन देश को चैलेंज कर रहे हैं कि जिसको आना है आ जाओ सामने यूक्रेन के मसले पे, बहुत हमने देख लिया इन लोगों को। तो बोरिस जॉनसन के बाद जिस ढंग से पुतिन का जो उत्साह देखते बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये जियोपॉलिटिकल गेम का जो एक इम्पैक्ट है वो बोरिस जॉनसन पे पड़ा है। और ये देखना होगा कि ब्रिटेन में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एक हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं अभी कि हमारे भारतीय मूल के भी एक सुनक साहब है, दावेदार हैं। जैसे देखिए हम खुश होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के हैं, बेशक हमारे यहाँ कोई इटालियन अगर आ जाए तो हमें नाराजगी हो जाती है कि इटालियन से नाराजगी है, लेकिन अपने लोग वहां बने तो उससे खुशी है। भाई हमारा इम्पीरियल सोच है, हम भी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, तो साम्राज्यवादी सोच होना चाहिए ना कि दूसरा कोई हमारे ऊपर कैसे राज करेगा, हम दूसरों पर राज करेंगे। तो हमारे भी एक दौड़ में है, दो हैं ऐसे, प्रीति पटेल भी हैं, गुजरात की है वो, ऐसे दक्षिणपंथी हैं, इजराइल की काफी नजदीक है वो, उनको इजराइल लॉबी भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये बड़ी दुनिया भर के डेमोक्रेसी की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि दुनिया के कई बड़े जो ग्रुप्स होते हैं उनकी फंडिंग होती है, वो आईएमपी चुने जाते हैं, उनके अलग अलग लॉबिंग होती है, बड़ा ऑपरेशन होता है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ये सारी खामियां हैं, वहां के सांसद कहीं से फंडिंग ले रहे हैं। जैसे प्रीति पटेल पे तो खुलेआम आरोप लगा है कि वो इजराइल से भी फंडिंग लेती रही है और ज्यूश लॉबी उनको सपोर्ट करती है, यहूदी लॉबी उनको सपोर्ट करती है, वो फिलिस्तीन के जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट वो ब्रिटेन के अंदर काम करती रही है और इजराइल का सपोर्ट करती रही है। तो इस तरह का अलग अलग लॉबी का ऑपरेशन चल रहा है। एक इराकी मूल के लीडर भी हैं जो प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हैं, अगर वो हो गए तो वो भी अपने आप में एक बड़ा चंबा होगा कि एक मुसलमान, वो भी इराकी मूल का, ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का हो सकता है। तो एक भारतीय मूल का हिंदू, एक इराकी मूल का मुसलमान, बाकी जो वहां के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं ब्रिटेन के, वो सारे दावेदार हैं। तो अब देखने वाला होगा कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां वहां पैदा होगी।
चलिए, तो इस सब का अभी आपने कहा लंका में भी अस्थिरता है, पाकिस्तान भी अस्थिर है, भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराबी है, डॉलर के मुकाबले देखिए रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इस सब का भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये तमाम दुनिया के जो बड़ी अपने आप को इकोनॉमी का, देखिए हम अफ्रीकन देशों का बात नहीं करते, वो पहले ही गरीब है बेचारे, वहां रेगिस्तान में पहले ही वो भूखे मरने को है, वो दुनिया भर के अनुदान पे जीते हैं। और भारत की जो शासक वर्ग है, चाहे इंडियन इकोनॉमी जो है, उसका बचाव सिर्फ इसी चीज में फिलहाल है कि फूड मामलों में डिपेंडेंसी हमारी बहुत ज्यादा दुनिया के दूसरे मुल्कों पे नहीं है, तो हम बचे हम्म। हुए हैं। हमारा ड्रॉबैक है कि हमारी जो एनर्जी की डिपेंडेंस है वो बाहरी देशों पे है। 85% पेट्रोलियम गैस सारा आप इराक, वेस्ट एशिया से और तमाम दुनिया के तमाम मुल्कों से मंगाते हैं, आपके पास नहीं है। तो यूरोपीय देशों की प्रॉब्लम ये आ गई कि यूरोपीय देशों का जो फूड सप्लाई था प्लस एनर्जी सप्लाई, उसमें बहुत बड़ा रोल इंपोर्ट का है। जैसे यूक्रेन से उनका गेहूं जा रहा था यूरोप में, अब वो रुका हुआ है रशियन अटैक के कारण, सारे पोर्ट्स पे रशिया के कब्जे हो चुके हैं, ब्लैक सी पे रशिया का कब्जा है, तो वो वहां से यूक्रेन के गोदामों से वो गेहूं निकल नहीं पा रहा है। तो सप्लाई रूट में बाधा होने के कारण यूरोप में ये संकट आ गया है। तो उनके पास खाद्य संकट भी है, इसके कारण महंगाई बढ़ रही है, तेल संकट है, तेल की कीमतें बढ़ गई तो महंगाई बढ़ रही है। हमारे पास अभी सिर्फ तेल संकट है, इसलिए हम बचे हुए हैं। अगर हम्म। हमारे किसान, जिनको कुछ समय पहले तक राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा था, हम उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको खाद्य संकट से बचा रखा है। इस बार भी हम्म। 10 करोड़ टन रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन इस मुल्क के अंदर हुआ है। तो सरकार ने आनन फानन में इस क्राइसिस को समझा और गेहूं के एक्सपोर्ट को रोका। हालांकि बहुत हम्म। सारे कॉरपोरेशन और प्रोफिशियर्स गेहूं के एक्सपोर्ट को लगातार किसानों से 2,200 रुपए क्विंटल खरीद के 3,000, 3,500, 4,000 रुपए क्विंटल बाहर एक्सपोर्ट करने में लगे हुए थे। बड़े बड़े बुद्धिजीवी उनके पक्ष में अखबारों में लेख भी लिख रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो देश से गेहूं आप निकाल देंगे, लेकिन अगर किसी कारण से फूड क्राइसिस इस मुल्क में आ गया तो फिर अपनी जनता को आप कहां से खिलाएंगे। तो ये फिलहाल बचाव इस देश के किसानों के कारण है कि आप फूड क्राइसिस से बच चुके हैं फिलहाल। अभी जो जो स्थिति है कि महंगाई जो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ जगहों पे कम नजर आ रही है, उसका कारण यही, नहीं तो अपनी स्थिति भी श्रीलंका जैसे हो जाती है कि श्रीलंका में देखिए खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, तो वो इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए थे। चावल भी, गेहूं भी सब बाहर से आ रहा था, उनके पास कुछ अपना था ही नहीं, और फॉरेन करेंसी खत्म हो गया तो इंपोर्ट कहां से करेंगे वो। अभी कम से कम हमें गेहूं के लिए फॉरेन करेंसी देने की जरूरत नहीं है, डॉलर देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेजर जो डॉलर जा रहा है वो तेल इंपोर्ट में जा रहा है, और तेल इंपोर्ट में भी रसिया ने आपकी थोड़ी जान बचा दी है, सस्ता तेल आपको दे रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों के कारण हमारे मुल्क की स्थिति बची हुई है। भला हालांकि सरकार की नीतियां बहुत उत्साही नहीं है, ये देश अपने जनता के किए हुए कामों के कारण बचा हुआ है। अगर प्योर शासक वर्ग के कहने पे अगर देश चलता तो इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ भी आना तय था। अभी भी फॉरेन रिजर्व को लेकर तमाम बातें उठ रही हैं, और अभी एक कल परसों ही खबर आई है कि जो हमारा जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो 600 अरब डॉलर है, उसमें से 227 अरब डॉलर का पेमेंट हमने अगले 6 महीने में करना है। 227 अरब डॉलर का पेमेंट आपने, वो मैच्योरिटी पे आ गया है वो लोन, उसको पेमेंट आपने करना ही करना है। तो 227 अरब डॉलर मतलब कि आपका जितना फॉरेन रिजर्व है उसका 40% जो है वो अगले 6 महीने में आपका निकल जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि इस बीच आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए, तभी कुछ डॉलर्स आएंगे भी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाले टाइम में इंडियन इकोनॉमी के सामने आएगी, और इसमें फिर सरकार क्या फैसला लेती है, किस तरह के फैसले लेती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमारी सरकार बेसिकली अभी एक आम कंसेंसस बना के तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स को साथ लेके तमाम स्टेक होल्डर्स के बातों को सुन के फैसला लेने वाली सरकार नहीं है। सरकार जो है सिर्फ एक तरफा समझदार बन के कि मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं, हमारे नीति निर्धारक ही समझदार है, वो फैसला ले रही है। उसके परिणाम भी गलत आए। देखिए डॉलर्स आपके टूट रहे हैं, 80 रुपए करीब पहुंचते पहुंचते बचा है। एक आकलन लगाया जा रहा है कि ये इस साल के अंत तक 85 रुपए भी पहुंच सकता है। तो फिर
आपका ऑटोमेटिक है कि आपके जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जाएगा। अगर पैसा गिरेगा तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, तो आने वाले टाइम में एनर्जी जो क्राइसिस है वो और बढ़ेगा आपका। तो ये जो है ये कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत अभी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके लिए सरकारों को बड़े सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर, कि जनता पे बोझ न बढ़े, देश की इकोनॉमी भी बची रहे, और जो गरीब जनता है, जैसे अभी बोल रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों को खाने का 2 टाइम या 3 टाइम का खाना ढंग से नहीं मिल रहा है। तो अगर इकोनॉमी खराब हो गई तो 20 करोड़ लोगों को तो पहले अभी नहीं मिल रहा है अच्छी जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हैं, तो उसके बाद अगर इकोनॉमी और खराब होगी तो 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ लोग आ जाएंगे। तो फिर कैसे आगे जो मुल्क के जो शासक वर्ग है कैसे इस चीज को चलाएंगे? तो शासक वर्ग को ये चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल एजेंडा को छोड़ के जो अगले 1-1.5 साल जो क्राइसिस का टाइम है उसमें कंसिस्टेंस की पॉलिटिक्स करें। विपक्षी दलों की सरकार को गिराने के बजाय उनके साथ सहयोग करके कंट्री के इकोनॉमी को कैसे सुधारा जाए इस पे ध्यान दें। इस बतरते कि इस पे कि जी वो स्टेट गवर्नमेंट को वहां गिरा दो, वो स्टेट गवर्नमेंट को वहां गिरा दो, सारी की सारी एनर्जी वहां लगा दो, जो काम कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगना चाहिए वो आप डिस्ट्रक्टिव वर्क में लगा रहे हैं, किसी को स्टेट को पावर में लेना है। तो ये कहीं ना कहीं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो पर्सनल बेनिफिट के लिए हो सकता है, लीडरों के बेनिफिट के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन ये कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं हो सकता कि आप जिस समय आम कंसेंसस बनाने की बात आ रही हो उस समय आप इस तरह के मामलों में लगे रहें, तमाम विवाद छेड़ते रहें, इससे मुल्क का फायदा नहीं होगा। चलिए, आखिर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? इराकी मुल्क का मुसलमान या भारतीय मुल्क का हिंदू? नहीं, देखिए 2-3 चीजें हैं कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में ब्रिटेन जो सामान्य रूप से तो ब्रिटेन भारत पाकिस्तान और तमाम मुल्कों में फैसला लेता है कि वहाँ का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अब देखना होगा कि दुनिया के तमाम पावरफुल फोर्स जो हैं वहाँ किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं, क्योंकि वहाँ भी थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस है। अब 6 नाम आ जाए हैं। हमारे मूल वालों ने तो जो हमारे सुनक साहब हैं उन्होंने तो दावेदारी भी कर दी है कि मैं रेस में हूँ। उन्होंने भी कहा है कि 100 मेंबर्स का हमारा सपोर्ट है पार्लियामेंट्रियन का, जो दक्षिणपंथी पार्टी के जो सुनक साहब हैं। बाकी और भी तमाम लोगों ने दावा किया है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी क्योंकि अभी टाइम है, तो इतनी जल्दी स्थिति क्लियर नहीं होगी। कि सुनक साहब पे एक एलिगेशन है कि इनकी वाइफ ने टैक्स चोरी करी है। बाकी जो कोविड के दौरान जो प्रोटोकॉल और रूल्स जो वायलेशंस के आरोप सुनक पे भी हैं, जो बोरिस जॉनसन पे आरोप लगे थे कोविड टाइम में, इनका स्टाफ ने जो पार्टी करी थी और तमाम जो इन पे फाइन वाइन हुआ था, तो उसी तरह के कुछ आरोप ऋषि सुनक पे भी है। ऋषि सुनक की वाइफ के पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है और वो उन पे टैक्स चोरी का आरोप है, और लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट सिर्फ इसीलिए लिया है कि वो टैक्स बचाना चाहती है। इस तरह के एलिगेशन वहां लगे हैं। हाँ, तो वो वहां इशू बना है, उन पे एलिगेशंस भी लगे हैं, लोगों ने मुद्दा भी बनाया है। तो कहीं ये कुछ कारण भी उनके रास्ते में भी हडल है, जैसा कि उन्होंने दावेदारी करी है, तो ये हडल ऋषि सुनक साहब के उसमें है। और वो जो है इराकी मुल्क के हैं उनके लिए हडल ये है कि मुसलमान है। तो यूरोपीय देशों में भी कहीं ना कहीं रेस और रिलीजन का मसला तो है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है। ये एक जो राइटर है वेस्ट के बहुत बड़े, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बहुत बड़ी किताब लिखी है उन्होंने, तो वो वहां भी है। तो देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में सुनक साहब भी उसका शिकार हो सकते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में अगर हमने सोनिया गांधी को शिकार बनाया है, क्योंकि वो भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का शिकार था। इटालियन मुल्क है, क्रिश्चियन है, वो सारे देश को कहीं क्रिश्चियन ही ना बना दें, सारे हिंदू ही ना कन्वर्ट हो जाए उनके राज में आने के बाद। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो था, अगर सोनिया गांधी के साथ हो तो सुनक पे भी लागू हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनों को भी हो सकता है कि कहीं ये हिंदू धर्म ही ना यहाँ पे ब्रिटेन के अंदर प्रचार करना शुरू कर दें। यही प्रॉब्लम इराकी मूल वाले उन पे भी आ सकता है जो वहां पे है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक फैक्टर है, हाँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा लिबरल है, इतना रिजिड नहीं है जितना हम रिजिड है या पाकिस्तानी रिजिड है या बांग्लादेश। चलिए, शुक्रिया संजीव जी, और जल्दी आपसे फिर मिलते हैं किसी और मसले पर। दोस्तों, ये संजीव जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट लिखते हैं, रिसर्च करते हैं और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप सुनते रहते हैं। इनको पूरा सुनिए, वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना
न भूलें। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया संजीव जी, नमस्कार।